हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 बी स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का, जिसमें हम लोगों को इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ना है। एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ में अभी तक हम लोग काफ़ी सारे डिजीजेस पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की बारी है हेपेटाइटिस की। आज हम लोग हेपेटाइटिस पढ़ने वाले हैं। क्या होता है हेपेटाइटिस, कैसे होता है हेपेटाइटिस, क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्या इसके इटियोलॉजी है, क्या इसके पैथोजेनेसिस है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आप सिलेबस पे थोड़ा नज़र डालें तो चैप्टर नंबर 4 को दो भागों में बांटा गया है, 4A और 4B। 4A में है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो आपको देखिए एक एक लाइन में थोड़ा सा मैं इस चैप्टर के सारे डिजीज़ के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ। पहले तरीके से ये सवाल आ जाएगा कि बताओ भाई इसमें से कौन सा हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो हेमाटोलॉजिकल यानी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर आपके सिलेबस में दो दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। चलो, एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और दूसरा होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आप लोगों से थोड़ा जवाब चाहूँगा, जिस बच्चे ने पहले क्लासेस देखे हैं, पिछले लेक्चर्स देखे हैं, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस चीज़ की कमी से होता है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से होता है, राइट। हाँ, बहुत बढ़िया। और मोस्ट कॉमन एनीमिया है भी। एनीमिया में क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है, आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में किस चीज़ की कमी होती है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन विटामिन B12 एंड विटामिन B9। B9 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। तो विटामिन B12 और B9 यानी कि इसी को फॉलिक एसिड कहा जाता है। तो इसकी कमी हो जाती है, जो कि एक मैच्योरेशन फैक्टर है, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता है, राइट। अब इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? इसी को कंटेजियस डिजीज या तो कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब के नाम से जाना जाता है। तो देखो भाई, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? तो इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो कि आपका एक कम्युनिकेट, मतलब अगर कोई डिजीज वाला पर्सन है उसके साथ कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें भी फैल जाए, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैले, तो उसको इन्फेक्शियस डिजीज या तो कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। ठीक है, हाँ। जिसमें आज आप लोग पिछले क्लासेस में ट्यूबरकुलोसिस पढ़ चुके हैं, ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। अब ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, थोड़ा आप लोग जवाब दीजिएगा। तो जी, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो याद कीजिए, किसी को याद है? वेरी गुड, माइकोबैक्टीरियम। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बैक्टीरिया का नाम था। निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अच्छा, एक सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस में मेजर आपके कहाँ पर इन्फेक्शन होता है? कौन से बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस में? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बैक्टीरिया है ना, वो मेजरली कहाँ पर आपका इन्फेक्शन कॉज करता है? तो आंसर आप लोगों का आ रहा है लंग्स। वेरी गुड, लंग्स। देखो भाई, अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस का फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग को जरूर से जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग के 2-4-5 मिनट मैं रिवाइज करवाता हूँ पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ रखे हैं, जो कि थोड़ा सा आपको याद आ जाए। निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो निमोनिया में भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है, और यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम की बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, निमोनी नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि आपका निमोनिया कॉज करवाता है। ठीक है। अच्छा, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, यूटीआई भी पढ़ चुके हैं। यूटीआई बताइए कि ज़्यादा कॉमन किस में है, मेल में या फीमेल में? जवाब दीजिए तो देखते हैं कितने लोग पढ़ के आए हैं, मेल में या फीमेल में। तो यूटीआई मैंने बताया था फीमेल में, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा कॉमन ये किस में होता है? फीमेल में होता है, फीमेल में होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है, एंड फीमेल बैठकर कहीं पे भी शौच करती हैं, इस वजह से अगर पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ करती हैं तो वो यूरेथ्रा के माध्यम से वो बैक्टीरिया अंदर जाता है और ब्लैडर में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे क्या होती है यूटीआई में? बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी पेशाब करने के दौरान जलन महसूस होता है,
और पेशाब मतलब बार बार पेशाब लगता है लेकिन होता नहीं है ना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पेट वगैरह में भी दर्द होता है, फीवर भी आ जाता है अगर सीवियर है तो। यूटीआई है किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। आप सभी लोग कमेंट में जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से यूटीआई होता है। चलिए आज अब बारी है हेपेटाइटिस की। तो ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए अच्छे से। आज हम लोग हेपेटाइटिस पढ़ने वाले हैं। तो जब भी पढ़ने बैठिए तो एक सादा पेपर लेके बैठिए, जो भी मेन, मैं बोलता नहीं है नोट्स बनाओ, नोट्स के लिए तो हमारा बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन मेन वर्ड है उनको जरूर लिखा कीजिए, उससे लिखने से आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होगा और उसके साथ आपका लिखने से दिमाग में छपता ज़्यादा है, जल्दी याद रहती हैं। तो जैसे आपने हेडिंग डाल देना है हेपेटाइटिस। क्या हेडिंग डाल देना है? हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस। तो ये आपका क्लास का आज का हेडिंग हो जाएगा TITIS, हेपेटाइटिस। ठीक है, सभी लोग क्लास का हेडिंग डाल दीजिए हेपेटाइटिस। देन अभी हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस में कौन सा बॉडी ऑर्गन सबसे ज़्यादा, कहाँ पर अफेक्टेड बॉडी पार्ट क्या है ना? एक बच्चा बोला अभिषेक शर्मा सर आपका ऐप डिलीट हो गया था और दोबारा नहीं खुल रहा है, क्या करूं सर? आप ऐप डिलीट हुए। देखो अभिषेक शर्मा, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आप हो सकता है आपके ऐप मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा और बाकी सब बच्चों में तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया है। तो कई बार सर्वर इश्यूज होता है, तो आप फिर से इंस्टॉल वगैरह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस में जो मोस्ट अफेक्टेड बॉडी पार्ट होते हैं वो लीवर होती है। तो जहाँ पे भी हिपैटिक वर्ड आ जाए ना, जहाँ पे भी हिपैटिक वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ही समझ जाना लीवर होता है। हेपैटिक वर्ड का मतलब लीवर होता है। जैसे कुछ कुछ कोड है मेडिकल फील्ड में, कुछ कुछ कोड है, जैसे कार्डियो का मतलब हार्ट, PUL पल्मोनो का मतलब क्या होता है? पल्मोनोलॉजी वगैरह। तो पल्मो का मतलब होता है, पल्म कहीं पे भी लगा रहे तो वो लंग्स होता है, वैसे हिपैटिक कहीं पे लगा रहे तो लीवर होता है। तो हेपेटाइटिस, और आइटिस वर्ड लग जाए यानी इन्फ्लामेशन, हेपेटिक इन्फ्लामेशन। यानी हेपेटाइटिस में क्या हो जाता है बताओ भाई? तो लंग्स में, सॉरी लीवर में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सूजन होता है। तो हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, यानी लीवर के इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। अभी ये नहीं जान रहे हैं कि किस कारण से ये इन्फ्लामेशन हुआ, बस इतना जान लो। कोई पूछेगा व्हाट इज हेपेटाइटिस, तो सिंपली बोलना हेपेटिक मतलब होता है लीवर, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, अगर हिंदी में बोले तो हेपेटाइटिस यानी यकृत यानी लीवर की सूजन को कहा जाता है ना? चलो, इट इज कॉमनली द रिजल्ट ऑफ ए वायरल इन्फेक्शन। ज़्यादातर ये किसकी वजह से होता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है हेपेटाइटिस। अभी तक जो देखो ट्यूबरकुलोसिस आपने पढ़ा, यूटीआई पढ़ा और आपने निमोनिया पढ़ा, ये तीनों किसकी वजह से हो रहा था? मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, बैक्टीरियल डिजीज था। लेकिन हेपेटाइटिस कैसा डिजीज है? सब लोग बताओ। तो ये एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है। वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे, मैं क्वेश्चंस पूछता चलूंगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है? इट इज 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट मतलब होता है कि भैया लेस देन 6 मंथ्स, यानी हुआ ट्रीटमेंट वगैरह हुआ 6 महीने के अंदर आपका सही भी हो गया। और एक होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस, मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा लंबा समय तक चल जाए तो वो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यह सामान्यतः वायरल संक्रमण के कारण होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है तीव्र यानी एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसमें 6 महीने से कम अवधि में ही ठीक हो जाता है। एंड एक होता है दीर्घकालिक क्रोनिक, यानी 6 महीने से अधिक, साल 2 साल 3 साल 5 साल तक भी चलता है, ठीक है। हाँ, अब आपने सुना होगा कि जैसे एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से फैलता है, वैसे हेपेटाइटिस भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअली इंटरकोर्स, अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आप संबंध बनाते हैं तो उस कंडीशन में होने का चांसेस रहता है। तो उसमें सारा हेपेटाइटिस नहीं, अब हेपेटाइटिस के टाइप हैं, आगे आप पढ़ेंगे, है ना, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि नहीं हेपेटाइटिस बी स्पेशली वो फैलता है सेक्सुअली इंटरकोर्स की वजह से, ठीक है। हाँ, चलो देखो वायरल हेपेटाइटिस, अब टॉपिक डाल दो वायरल हेपेटाइटिस। यानी अभी तक तो हेपेटाइटिस सीखे, क्या सीखे? हेपेटाइटिस क्या है बताओ भाई? हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस सर सिंपली क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर है, राइट, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर है, राइट। हाँ, अब ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसलिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरल हेपेटाइटिस।
अब वायरल हेपेटाइटिस मतलब क्या हुआ, देखो तो वायरल हेपेटाइटिस का मतलब हुआ, हेपेटाइटिस सिंपली मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। हेपेटाइटिस का मतलब सिंपल सी बात हुई कि इन्फ्लामेशन हो गया है लीवर में, दैट इज कॉज्ड बाय सर्टेन वायरस, जो कि कुछ वायरस की वजह से हुआ है, उसको वायरल हेपेटाइटिस कह देंगे। डिपेंडिंग ऑन द वायरस, वायरस पर डिपेंड करता है कि ये एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा, यानी किस टाइप का वायरस है, वायरस किस टाइप का उसके ऊपर डिपेंड करता है। सौरभ कनौजिया कह रहे हैं सर क्रोन्स डिजीज और क्रोनिक डिजीज में क्या अंतर है। देखो बाबू, क्रोन्स डिजीज बिल्कुल अलग है। क्रोनिक तो एक ऐसी बीमारी होती है जो लंबे समय तक चलता है, जैसे कैंसर है ना, टीबी, ये सब क्रोनिक डिजीज है। आस्थमा, सीओपीडी धीरे धीरे होता है और लंबे टाइम तक चलता है। कोई भी बीमारी का कह सकते हैं कि कोई जो क्रोनिक हो जाए, जो बहुत लंबे समय तक चले, वो तो क्रोनिक हो गया। और क्रोन्स डिजीज जो आपने पढ़ा था, और वो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, जब आपके आंत में सूजन, छोटी आंत में सूजन हो जाता है, तो उसको क्रोन्स डिजीज कहते हैं। तो नाम मिलता जुलता है लेकिन बिल्कुल अर्थ अलग है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपका डाउट, आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वायरस, वायरस के ऊपर डिपेंड करने के बाद ये डिपेंड करता है कि ये एक्यूट होगा या फिर क्रोनिक होगा। देयर आर 5 टेस्ट ऑफ हेपेटाइटिस, 5 टेस्ट हैं आपके हेपेटाइटिस के जो मेनली पाए जाते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस के कितने वायरस हैं बताओ, हेपेटाइटिस के कितने वायरस हैं जो मेनली हेपेटाइटिस कॉज करता है, तो 5। कौन कौन सा, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, यही 5 टाइप होता है। आगे आप पढ़ेंगे लेकिन उसको हिंदी में थोड़ा समझिए। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का सरल अर्थ है यकृत यानी लीवर की सूजन, ठीक है, लीवर में सूजन हो जाता है, जो कुछ विशेष वायरस के कारण होती है। अच्छा, जो कलेजी, जो नॉनवेज वगैरह खाते हो वो कलेजी का बड़ा फैन होते हैं कि कलेजी भैया चाहिए, कलेजी। पता है कलेजी कौन सा ऑर्गन होता है ना, कलेजी, कलेजी कौन सा ऑर्गन होता है, किसी को पता है? कलेजी, उसी को जिगर भी बोला जाता है, जिगर। ये जो आप खाते हो ना, ये लीवर होता है एक्चुअली, ये लीवर होता है ना, जो भी है खस्सी का, चिकन का, वैसे तो खैर चलो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता दिए कि कलेजी जो होता है वो लीवर होता है एक्चुअली, ठीक है। हाँ, अगर उसको भी हेपेटाइटिस हुआ तो फिर दिक्कत है। चलो, वायरस के प्रकार के अनुसार यह तीव्र यानी एक्यूट और दीर्घकालिक हो सकता है, लंबे समय तक हो सकता है। अगर वायरस का प्रकार कैसा है, मुख्य रूप से हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रकार होते हैं जो इस संक्रमण का कारण बनते हैं। कौन कौन सा, तो 5 है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ये 5 वायरस है। देखो, हेपेटाइटिस ए अगर इन्फेक्शन कॉज करेगा तो आपको कौन सा बीमारी होगा, है ना, हेपेटाइटिस ए। अगर हेपेटाइटिस बी हुआ तो हेपेटाइटिस बी, नहीं एनिमल्स में ये नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इधर देखो, एनिमल से ऐसा बहुत कम केस देखने को मिला कि जानवर से हेपेटाइटिस आ गया, नहीं। चलो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, और फिर हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो मतलब है इसके 5 टाइप को याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, मेरे साथ बोलो, ए बी सी डी ई। 5 वायरस हैं, सब में आगे में हेपेटाइटिस लगा दो। तो हेपेटाइटिस भी 5 प्रकार का होता है। अब एक चीज कॉमन है, ए और ई एक समान होता है, ए और ई एक जैसा होता है, ए ई एक जैसा होता है, बी सी एक जैसा होता है, बी एंड सी एक जैसा होता है, और डी अलग होता है, ठीक है। ए ई यानी ये दोनों अलग होता है, ये दोनों एक जैसा होता है, बी सी एक जैसा होता है, डी अलग होता है, ठीक है। चलो, कैसे अलग होता है, सबका अलग अलग नियम है, कैसे फैलता है, क्या होता है, नहीं होता। देखो भाई, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो है इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसी को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं। ये जो फैलता है वो किसकी वजह से फैलता है, कैसे होता है, कैसे फैलता है, तो इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना, गंदा पानी पीने की वजह से हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि हेपेटाइटिस बी सर सेक्सुअल इंटरकोर्स की, हेपेटाइटिस अक्सर सुने होंगे कि भाई जैसे एड्स फैलता है वैसे हेपेटाइटिस बी भी फैलता है, तो वो हेपेटाइटिस बी फैलता है, ना कि हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो याद रखना, हेपेटाइटिस ए गंदा खाना, गंदा पानी यानी वाटर बॉर्न डिजीज है,
कंटामिनेटेड वाटर। कैसे टाइफाइड फैलता है, वैसे हेपेटाइटिस ए भी गंदा खाना, गंदा पानी की वजह से फैलता है। तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है ना, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस तो आपका ये हो सकता है कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका इन्फेक्शन होगा, गंदा खाना, गंदा पानी की वजह से होने वाला बीमारी हेपेटाइटिस ए होता है। ठीक है, हाँ। अब है हेपेटाइटिस बी, आ जाइए हेपेटाइटिस बी में, राइट। हेपेटाइटिस बी क्या होता है, इसको हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। मेन खेला यहीं पर है, मेन खेला यहीं पर है। हेपेटाइटिस बी, इसको सीरम हेपेटाइटिस, सीरम क्या होता है, ब्लड का पार्ट है, यानी ब्लड हेपेटाइटिस, ब्लड रिलेटेड हेपेटाइटिस कहते हैं। ये फैलता है, इट मेनली स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी हेपेटाइटिस बी, कभी भी कोई पेशेंट अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसका हेपेटाइटिस का जांच, HIV का जांच होता है, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीमारी है। यानी कि अगर हेपेटाइटिस के पेशेंट का ब्लड किसी नॉर्मल को चढ़ा देंगे तो उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कोई एक पेशेंट, कोई एक पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है और वो उसके साथ कोई से हेल्दी पर्सन इंटरकोर्स करता है, यानी संबंध बनाता है, तो उसको भी होने का चांसेस होता है। फ्रॉम मदर टू फीटस, यस, अगर माँ को है, अगर माँ को है, गर्भवती माँ है, माँ को हेपेटाइटिस है, तो उसके बच्चे में भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तक हैं, यानी जाता ही जाता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, इसके कारण भी होगा। यानी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो हेपेटाइटिस बी का मरीज है, उससे आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और वही नीडल दूसरे हेल्दी पर्सन में डाल दिया तो उससे भी हो जाएगा। यानी बिल्कुल जैसे एड्स फैलता था वैसे फैलेगा। तो काफ़ी बार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी, हाउ समवन कैन गेट हेपेटाइटिस बी, कैसे कैसे हेपेटाइटिस बी होता है। तो एक बार ध्यान रखना, सबसे पहले है ब्लड एंड ब्लड, डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट अगर हो जाए, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो जाएगा। फिर है सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सेक्सुअल फ्लूइड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, देयर इज अ रिस्क ड्यूरिंग एनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट, किसी प्रकार का अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो सेक्सुअल फ्लूइड वगैरह कांटेक्ट में आता है, तो फिर आपका यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आकाश सिंह कह रहे हैं ये फिगर ना रखा कीजिए, काहे भाई, क्यों नहीं रखा करें चलिए, बहुत बढ़िया। मदर टू चाइल्ड, छोटे बच्चों में भी आ सकता है, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, जन्म लेने के दौरान। ठीक है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, जैसे रेजर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ईयर रिंग वगैरह भी, जैसे मान लो कान में छेदता कहीं खून के कांटेक्ट में, वही आप भी पहन लिए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रेजर वगैरह, टूथ ब्रश वगैरह, ईयर रिंग वगैरह, ये सब चीज़ें होती है। जैसे आपके टैटू वगैरह, पियर्सिंग वगैरह जो होते हैं, टैटू वगैरह, खास करके टैटू वगैरह बनाने वाला, वही मशीन से उसको भी गोद दिया, वही मशीन से आपको भी गोद दिया, आपको भी हो जाएगा। नीडल शेयर करने की वजह से, या तो अनस्टेराइल हेल्थ केयर पार्ट के वजह से, यानी ब्लड अगर कांटेक्ट में आ गया, सेक्सुअली कांटेक्ट में आ गया तो हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया नरेंद्र जी, चैट के चक्कर में मत पड़िए, चैट मैं अब इग्नोर करता हूँ, क्योंकि लाइव पढ़ाने के दौरान, देखिए मैं यूट्यूब पे कैसे पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइव का मतलब होता है लाइव, देखो लाइव का मतलब लाइव होता है, यानी कि चैट्स ओपन होने चाहिए और चैट पर ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, ना ही बच्चों का ना ही हमारा। हाँ, जब हम चीज़ों को रिकॉल करें तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका मिल जाए, हाँ कुछ डाउट पूछना हो या फिर वो चीज़ें लिखना हो जिससे दिमाग में आए, तो वो उसके लिए हेल्पफुल होता है। बाकी आप चैट को इग्नोर करें, हम भी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जितना करना है करते रहे, अपना टाइम पास करते रहे। हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए को क्या कहते हैं बताओ भाई, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। हेपेटाइटिस ए क्या कहलाता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहलाता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहलाता है। अब ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना गंदा पानी पीने की वजह से होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी, जो भी कुछ गलत लिख रहे हैं चैट सेक्शन में सावधान होकर लिखिए, अगर मेरा ध्यान चला गया तो फिर दिक्कत होगा, फिर मैं ब्लॉक करवा दूंगा और हो सके तो कोर्स से रिमूव करवा दूंगा और रिफंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन रिफंडेबल पॉलिसी को आपने एग्री किया है, हमारे यहाँ पर रिफंड पॉलिसी नहीं है। फिर से ज्वाइन करोगे फिर से रिमूव करवा देंगे, याद रखना, इसीलिए ऐसा कभी मत करना। हेपेटाइटिस बी, इसको हम लोग सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इट मेनली, देखो भाई प्यार से पढ़ा रहे हैं, प्यार से पढ़ते चलो यार, बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया कम ऑन, चलो कमेंट में सभी लोग दिल बनाओ यार,
क्लास का माहौल ऑलवेज पॉजिटिव रखो, कितनी बार बताया है, तभी मैं आपको चीज़ें समझा पाऊंगा, अच्छे से याद करवा पाऊंगा। क्लास का माहौल ऑलवेज, कमेंट में दिल बना दो, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे ही कमेंट में दिल बनाते रहना, इससे ऑलवेज बी पॉजिटिव वाली फीलिंग आती, कहते हैं ना ऑल इज वेल ऑल इज वेल, देन आपका माइंड बहुत अच्छा एक्टिव रहता है। चलो अब इधर ध्यान दो, हेपेटाइटिस बी एक सीरम हेपेटाइटिस है जो मेनली स्प्रेड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मदर टू फीटस, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स की वजह से, ठीक है। मैंने क्या बताया, हेपेटाइटिस ए और ई एक जैसा, देखो यहाँ पे मैंने बताया है ना, ए और ई एक जैसा, बी और सी एक जैसा, राइट। हाँ, तो यहाँ पे ए और ई, तो ए और ई तो एक जैसा है और बी और सी भी एक जैसा है, यानी वैसे ही फैलता है हेपेटाइटिस सी। इट इज समहाउ सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी, देखो बी सी एक जैसा है ना, हाँ, ये भी हेपेटाइटिस बी के जैसा ही है, ये भी उसी तरह फैलता है, बट इट्स मेजर रूट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ज़्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद तरीके से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी को इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस, यही आपका डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहलाता है। फॉर इट्स ऑकरेंस देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एनी हेपेटाइटिस वायरस इन प्रायर, यानी हेपेटाइटिस डी एक डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस है, ये होने के लिए आपको पहले से ही कोई ना कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होना चाहिए, तभी ये होगा। जैसे हेपेटाइटिस ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, पहले से होगा तभी वो हेपेटाइटिस डी होता है, इसको डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस, ठीक है, ठीक है। फॉर इट्स ऑकरेंस देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एनी हेपेटाइटिस वायरस इन प्रायर, बहुत बढ़िया। हेपेटाइटिस ई, इट इज सिमिलर टू, एक बच्चा बोल रहा है कि अगर आप कोर्स से रिमूव करवा दोगे, मैं बुराई कर दूंगा, तो आपका कोर्स कोई परचेज नहीं करेगा, हमें आपका चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ 10 ही बच्चे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो क्लास को एक माहौल बना के रखें, क्लास को मेंटेन करके रखें, क्लास के नियम को फॉलो करें, वैसे ही बच्चे चाहिए, है ना। हमें वैसे भीड़ नहीं चाहिए जो कि पढ़े भी नहीं और ना ही पढ़ने दे, वैसे भीड़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है। जवाब मिल गया आपको, चलिए, है ना। सबसे ज़्यादा डेंजरस वही आपका हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी मोस्ट डेंजरस होते हैं। हेपेटाइटिस ई एकदम सिमिलर है ए टू ए एंड ई, ये भी आपका हेपेटाइटिस ए, इसका भी क्या होगा, थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना गंदा पानी पीने की वजह से होता है, गंदा खाना गंदा पानी पीने की वजह से होता है, ये होता है हेपेटाइटिस, राइट। हाँ, अब एक होता है, वो तो वायरल हेपेटाइटिस हो गए। वायरल हेपेटाइटिस कितने तरीके के हुए बताओ, वायरल हेपेटाइटिस कितने प्रकार के हुए, मेरे साथ एक बार रिकॉल करो। वायरल हेपेटाइटिस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। अब बताओ कौन कैसे फैलता है, तो हेपेटाइटिस ए और ई एक जैसा, गंदा खाना गंदा पानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर पीने से होता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहलाता है। एक तरीके से कह सकते हो वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी कि गंदा पानी के द्वारा फैल रहा है। हेपेटाइटिस बी और सी एक जैसा है, तो बी और सी, तो हेपेटाइटिस बी फॉर ब्लड, ब्लड कांटेक्ट से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मदर टू फीटस वगैरह में फैलता है, वैसे ही सी भी है। फिर उसके बाद है हेपेटाइटिस डी, इसको डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहते हैं, ये तभी होता है जब किसी को पहले से ही कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस ई, ये इसको हेपेटाइटिस ए जैसा सिमिलर है, गंदा खाना गंदा पानी की वजह से होता है। अब ये वायरल नहीं है, अब कुछ बिना वायरस की वजह से भी हेपेटाइटिस हो जाता है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है लंबे समय तक, तो उसका क्या खराब हो जाता है बताओ, तो लीवर खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है, लीवर। तो ये बोल रहा है लीवर इन्फ्लामेशन कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, जब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं होगा, तो उस कंडीशन में आपका बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह पीने से क्या कहते हैं ये हो जाती हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है, एक होता है ऑटो इम्यून, इसमें क्या हुआ, इन्फ्लामेशन इन द लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, दैट ऑकर्स व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक्स द लीवर, यानी आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम आप ही के बॉडी के लीवर के सेल पर अटैक करता है, जिससे आपका लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको ऑटो इम्यून, है ना, इसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ईटियोलॉजी, यानी कारण, कौन कैसे होता है। वायरल इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई आर मोस्ट कॉमन कॉज हैं, सबसे ज़्यादा यही होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस ही होते हैं। देखो हेपेटाइटिस ए की वजह से होगा, बी की वजह से होगा, सी की वजह से होगा, डी की वजह से होगा। हाँ, बी और सी किसके तरह से होता है, ब्लड कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स,
और ए और ई कैसे होता है, गंदा खाना गंदा पानी, और डी पहले से अगर किसी को इन्फेक्शन है कोई हेपेटाइटिस का तब होगा, ठीक है। हाँ, अब एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन कैन कॉज एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी कि बहुत ज़्यादा एल्कोहल अगर पीता है तो उससे क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाएगा। ये जेनेटिक, ऐसा कोई बोल रहा है कि अगर किसी को माता पिता को है तो उसके बच्चों को भी होगा, तो ऐसा नहीं है, जेनेटिक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर माँ को है प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके बच्चों में भी आ जाएगा, क्योंकि ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है। हाँ, ब्लड से रिलेटेड कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे माँ को है, गर्भवती अवस्था में है, तो बच्चे को जन्म देने के दौरान बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। हाँ, क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो ब्लड कांटेक्ट हो ही जाता है, माँ के ब्लड में अगर वो है तो इससे भी हो जाएगा, तो इसीलिए सर्टेन ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स में डैमेज द लीवर। कई बार होता है बहुत ज़्यादा लीवर, बहुत ज़्यादा दवा भी, कोई आपका दवा भी टॉक्सिसिटी कॉज करता है तो वो आपके लीवर को ही खराब करता है जल्दी, ज़्यादा दवा खाने से। तो सर्टेन ड्रग्स और टॉक्सिन्स आपके लीवर को डैमेज करते हैं, जिससे हेपेटाइटिस हो सकता है। कई बार होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी आपके बॉडी का इम्यून सेल ही अटैक कर दिया, जिससे आपका अटैक हो, लीवर सेल्स खराब हो सकता है। या तो कई बार होता है मेटाबॉलिक और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ऑल्सो कंट्रीब्यूट। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ये मतलब ये हुआ कि ये जेनेटिक होता है तो कैसे होता है कि मान लो उसका क्या कहते हैं, लीवर उसके पेरेंट्स का भी खराब था, ठीक है, उसका लीवर पेरेंट्स का भी खराब था, तो वैसे कुछ जीन इसमें भी आ गए बच्चों में भी, और उसके वजह से उसका भी लीवर खराब रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हेपेटाइटिस बी उसमें ट्रांसफर हो गया, नहीं, इसका एक अलग हेपेटाइटिस है, ठीक है, ये अलग तरीके का हेपेटाइटिस हुआ कि वो हेपेटाइटिस बी या वायरल हेपेटाइटिस नहीं ट्रांसफर होता है माता पिता से, क्या कहते हैं, बल्कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। मतलब कहने का अर्थ है लीवर में इन्फ्लामेशन, सिंपली अगर उसके माता पिता को लीवर में सूजन रहता है, वायरस की वजह से नहीं, ऐसे कॉमनली मेटाबॉलिक के कारण, या तो मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता है, लीवर का मेन काम मेटाबॉलिज्म है, डिटॉक्सिफिकेशन है, वो सही से नहीं होता है, तो वैसे ही अगर उसके माता पिता का लीवर कमजोर है तो बच्चों में भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो वो हेपेटाइटिस हो सकता है। अब इसके पैथोजेनेसिस को देखो, पैथोजेनेसिस को, तो रिस्क फैक्टर मतलब क्या हुआ, किसकी वजह से हो सकता है, जैसे अल्कोहल की वजह से, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से, या तो कोई पैथोजेन की वजह से, राइट। चलिए चित्रा जी, आप क्लास में ना ध्यान दीजिए, इन सब चक्करों में मत पढ़िए, है ना। हम लोग का बहुत अच्छा है, हम लोग 1,000 बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं, 5,000 बच्चों को एग्जाम में टाइम पे लाइव पढ़ाते हैं। सबके लाइव चैट को देखने लग जाएंगे तो बाबू कैसे पढ़ पाओगे, है ना। इसीलिए इन सब चक्करों में मत पढ़ना। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, भगवान कहीं पे भी एक इन्वायरमेंट बनाते तो वहाँ कुछ अच्छे लोग कुछ खराब लोग, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो इसको लेकर के आप लोग मत ध्यान दीजिए, इधर देखिए ध्यान से, जैसे मैं पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ, आप पढ़ने पे ध्यान दे दीजिए, उन चक्करों में मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल, टॉक्सिन्स, वायरस, पैथोजेन, ये सब की वजह से आपका होता क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, जिससे आपके लीवर के सेल को हिपेटोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेपेटोसाइट कहा जाता है। डैमेज डिक्रीज सेलुलर फंक्शन, ठीक है, जो कि आपके हेपेटोसाइट डैमेज हो जाते हैं अल्कोहल की वजह से, या तो टॉक्सिन या वायरस की वजह, तो पैथोजन, किसी की वजह से भी आपका हेपेटोसाइट यानी लीवर के सेल डैमेज हो जाएगा, जिससे लीवर का जो सेल का फंक्शन है, अच्छा लीवर का मेन काम क्या होता है, मेन काम दो चीज है। लीवर का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म, आपने पढ़ा होगा भैया, लीवर मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, कोई भी दवा आप खाते हो, दवा को ब्रेक करता कौन है ना। हाँ, तो आपके क्या है भाई, लीवर का मेन काम है एक मेटाबॉलिज्म, क्या है सब लोग बताओ, मेटाबॉलिज्म, ग्रेट। और एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को ब्लड में ले जाके किडनी के द्वारा यूरिन से फिल्टर कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है। हाँ, तो अगर लीवर का सेल डैमेज हो गया तो वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिक कैपेसिटी, यानी मेटाबॉलिज्म सही से कहते हैं ना, जिसका लीवर खराब हो गया, लीवर कमजोर है, तो उसमें दवा कम डोज का देता है, क्योंकि उसका दवा जल्दी पचा नहीं पाता, राइट, उसमें मेटाबोलाइट नहीं हो पाएगा। डिक्रीज मेटाबॉलिक एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, जिससे कि मेटाबॉलिक और डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज साइज एंड नंबर ऑफ कफार सेल, देखो ये आपके लीवर के अंदर पाया जाने वाला कफार सेल है, जो कि एक फेगोसाइटिक सेल होता है। जब लीवर पे
डैमेज हो जाता है, लीवर सही से काम नहीं कर पाता, तो उसमें कफार सेल डेवलप हो जाते हैं और वो कफार सेल कहीं ना कहीं पैथोजेनिक होता है, यानी कि वो फैगोसाइटोसिस होता है, वो फैगोसाइटोसिस मतलब चीज़ों को इनगल्फ कर लेता है, तो इससे कफार सेल इंक्रीज हो जाएगा। और कफार सेल ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से लीवर में पाए जाने वाला एक कोशिका है, ये तब होता है जब लीवर पे कोई हानि पहुंचनी होती है, कभी कोई पैथोजन अटैक होता है तो वो जल्दी जल्दी जिंदा होता है कि उसको मार दे। जैसे ही कफार सेल आएगा, ज़्यादा हो जाता है तो लीवर में सूजन हो जाता है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जैसे लीवर में इन्फ्लामेशन हुआ तो आपका हेपेटाइटिस हो गया। अब इससे क्या होगा, अल्टर्ड ब्लड एंड लिम्फ फ्लो, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह देखने को मिल सकता है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म भी अल्टर्ड हो जाता है, जैसे जॉन्डिस जैसे सिम्टम, आंखें पीली, त्वचा पीली वगैरह देखने को मिलती हैं, क्योंकि जॉन्डिस बीमारी में आपका लीवर यहाँ पे बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाएगा, तो आपका यूरिन वगैरह भी डार्क होने लग जाएंगे, स्टूल वगैरह भी डार्क होने लग जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर दीपक सर ने ऐसा किया था कि आप अपना मैसेज देख पाएंगे, दूसरे का नहीं, तो फिर मैं कैसे देखूंगा, मैं भी तो फ़ोन से स्टूडेंट आईडी से ही देखता हूँ ना, मुझे भी तो आपका चैट देखना है, कमेंट देखना है, ताकि भाई किसको कैसा लगा नहीं ले। आप लोग चैट को इग्नोर करो ना यार, क्या आप लोग भी पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो भाई शांति से। कितना सारे बच्चे तो 99% बच्चे तो अच्छे से ही पढ़ रहे हैं, कुछ एक आध दुक्का तो आपको रहेगा ही, वो नमूना धरती पर भेजा ही जाता है। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, वैसे नमूनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है, चलो, हेपेटाइटिस है ना, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा, तो देखो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में क्या होगा कि जिसमें आप दवा यूज नहीं करते, तो काउंसलिंग अबाउट द रिस्क फैक्टर, पहली बात तो आप बचाव करेंगे कि भाई क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, जैसे आपने जाना, और कैसे फैलता है उससे बचाव करिए। फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह किया जाता है, क्वाइट अल्कोहल, अल्कोहल कम से कम लो, स्मोकिंग कम से कम करो, एंड हेल्थी ईटिंग डाइट, गंदा खाना गंदा पानी नहीं पीना है, कहीं मार्केट वगैरह ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खाना है, लीवर में सूजन हो जाएगा। चलो, अब है ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, ट्रीटमेंट में क्या है फार्माकोलॉजिकल में, इंक्लूडिंग, क्योंकि ये एक वायरल, ज़्यादातर वायरल डिजीज होता है ना, हाँ, जैसे एंटेकावीर, एंटीवायरल डिजीज यहाँ पे यूज होगा। एंटीवायरल में भी क्या ध्यान रखना, आपका वीर वर्ड लगा रहता है, वीर या तो उडेन, ये दो वर्ड लगा रहेगा, या तो वीर, एंटीवायरल डिजीज में, एंटीवायरल मेडिसिन में या तो वीर लगा रहता है या तो उडिन लगा होता है, या तो उडिन लगा होता है, या तो उडिन लगा होता है। देखो, एंटेकावीर, टीनोफिबिर, लेमीउडिन, एडिनोफिबिर, रिवाविरिन, साइक्लोविर, टेलियोडिन, है ना, ये सब कुछ यूज होते हैं हेपेटाइटिस में। तो एंटीवायरल ड्रग्स का नाम लिख दो, है ना, जैसे एंटेकावीर हो गया, टीनोफोबिर हो गया, लेमीउडिन हो गया, एडिनोफोबिर हो गया, रिवाविरिन हो गया, एसाइक्लोविर हो गया, टेलविउडिन हो गया, ये कुछ हैं जो कि आपके एंटीवायरल। ठीक है, हाँ। अब है हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट, हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस, उसमें भी बी सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो हेपेटाइटिस बी में एंटीवायरल मेडिकेशन कौन सा यूज होता है, एंटेकावीर और टीनोफोबिर। कौन कौन सा यूज होता है, एंटेकावीर और टीनोफोबिर, एंटेकावीर और टीनोफोबिर। These are nucleosides या nucleotide analog that inhibit the reverse transcriptase enzyme of the hepatitis B virus HBV. They are commonly used to suppress viral replication. यानी ये जो एंटेकावीर है, टीनोफोबिर है, एंटीवायरल ड्रग है, तो वायरस का काम ही होता है, वायरस अंदर में जाएगा, धड़ धड़ा के रेप्लिकेट करता है, बहुत संख्या बढ़ाता है, तो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने का काम करता है। कैसे, तो ये न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, जिससे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना वायरस का, उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे कि वायरस में उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये आपका उसका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो नहीं बन पाएगा, तो जिससे वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगा, जिससे कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा, इट इज एन इम्यूनोमोड्यूलेटरी मेडिकेशंस दैट कैन बी यूज्ड इन सर्टेन केसेस। ये एक इम्यूनोमोड्यूलेटरी यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, इंटरफेरॉन अल्फा। ठीक है, हाँ, और फिर एक इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये एंटीकावीर का टैबलेट आता है ना, देखो फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे सर्दी खांसी और क्या कहते हैं ये रनी नोज वगैरह होना, फटीगनेस या डिप्रेशन या तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं।
हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स, यहाँ पे भी डीएएज यूज होता है, डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स, जैसे कि आपका यहाँ क्या होता है, डाक्लास्टावीर है ना, लेविडास्पीर एंड क्या कहते हैं एल्वासवीर, तो वीर वर्ड लगा रहता है, VIR वर्ड लगाता है एंटीवायरल मेडिसिन में। दीज ड्रग्स डायरेक्टली टारगेट स्पेसिफिक स्टेप्स इन द हेपेटाइटिस सी वायरस। ये ड्रग्स जो है ना, जैसे डेक्लाटासवीर एंड लेडीपासवीर वगैरह जो होता है, एलवासवीर वगैरह होता है, ये डायरेक्टली हेपेटाइटिस सी को ही डैमेज करता है। उसके रेप्लिकेशन साइकिल, उसके भी रेप्लिकेशन यानी नंबर बढ़ाने के पावर को कम करता है। हाँ, रिबाविरिन भी दिया जाता है, ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर डीएएज, यानी कि जो भी डीएएज है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स हैं, जैसे डाक्लाटासवीर और फिर क्या कहते हैं लेडीपासवीर वगैरह के साथ ये आपका रिबाविरिन भी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। एंड रिबाविरिन इज अ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग दैट हेल्प प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका नोजिया होना, फटीगनेस होना, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाना, एंड रेयर केस में किडनी प्रॉब्लम वगैरह भी देखने को मिलता है, स्पेशली टीनोफोबिर का यूज करते हैं तब। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करके देखो। हाँ, इसलिए डाइट को अच्छा रखो, कभी भी आपको इस तरीके की समस्या नहीं होगी, एंड खुद को प्रोटेक्ट करके रखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स इधर उधर जहां तहां नहीं करना है तो काम हो जाएगा। चलो, किसी में अभी नोटिफिकेशन गया पता नहीं, आप लोग टाइम से क्लास चेक कर लिए कीजिए खुद ही। चलिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हेपेटाइटिस। इसमें से क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव एजेंट हेपेटाइटिस ए वायरस हो जाएगा, HAV। आंसर हो गया, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का मोस्ट कॉमन रूट क्या है, तो हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है बताओ, फीकल ओरल रूट यानी कि जैसे मक्खी मच्छर किसी के मल पे बैठा और वही मच्छर आपके खाने पे बैठ गया, तो वो आपका फीसिस खाने पे आ गया, फिर आप खा लिए, तो वो चीज़ होती है, इसीलिए मक्खी वगैरह को दूर रहना चाहिए। नहीं, ब्लड बॉर्न ट्रांसफ्यूजन या एयर बॉर्न या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो आंसर देखो बी में भी जाएगा और डी में भी जाएगा, हेपेटाइटिस बी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ब्लड बॉर्न ट्रांसफ्यूजन, एंड फिर बी एंड डी, ये आप दोनों कह सकते हो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। मोस्ट कॉमन मेथड आपका ये है हेपेटाइटिस ब्लड बॉर्न, मोस्ट कॉमन बोल दिया, देख रहे हो, है दोनों कारण, लेकिन ज्यादा कॉमन है ब्लड बॉर्न ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। अगर किसी को मान लो एक्यूट हेपेटाइटिस आएगा तो क्या कॉमन सिम्टम होगा, लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया, तो येलोइश ऑफ द स्किन एंड आईज, जॉन्डिस। यस, लीवर में जैसे ही आपका इन्फ्लामेशन होगा तो उसमें मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे कि जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हेडेक वगैरह ये सब चीज़ें अलग है, ये आपका मेन है, कॉमन सिम्टम यही होता है, येलोइश ऑफ द स्किन, जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जॉन्डिस। फिर क्वेश्चन है विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटीवायरल टू ट्रीट हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट में कौन सा यूज होता है जो कॉम्बिनेशन में यूज होता है, तो रिबाविरिन। देखो रिबाविरिन, यहाँ पे मैंने बताया था रिबाविरिन कॉम्बिनेशन विथ अदर डीएज, है ना, तो ये रिबाविरिन यूज होता है, आंसर सी, रिबाविरिन, करेक्ट। चलो, तो यहाँ पर आपका हेपेटाइटिस खत्म हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस के टाइप, हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें समझे होंगे, कैसे फैलता है, ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए, एंड आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक दिल बना दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।